टाटा एक ऐसा ग्रेटेस्ट बिजनेस जो कि इस टाइम इंडिया की शान है। और टाटा एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा कंपनियां आती हैं और टाटा A to Z ऑल सेक्टर्स के अंदर फैला हुआ है और टाटा की सारी कंपनियां एकदम सक्सेसफुली रन भी कर रही हैं। तो फिर आज की इस वीडियो में हम टाटा कंपनी की कुछ ऐसी ही टॉप 10 बिजनेस स्ट्रेटजीज और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब साल 1874 में जमशेदजी टाटा अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री को ओपन कर रहे थे कानपुर में, तो ये उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। और फिर जब ये इस बिजनेस में एंटर हुए तो फिर इनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इन्होंने देखा कि इनके कानपुर वाले मिल में जो भी मजदूर काम किया करते थे वो काफी ज्यादा आलसी थे। वो रोजाना छोटे मोटे बहाने मारकर छुट्टी कर लिया करते थे और फिर ऐसा कोई भी एक दिन देखने को नहीं मिलता था जिस दिन 100% मजदूरों की प्रेजेंट अटेंडेंस हो। और इस जगह कोई भी बॉस होता तो वो क्या करता, मजदूरों को डराता धमकाता, रोजाना काम पर आने की धमकी देता, वरना फिर ये कहता कि मैं तुम्हें काम से फायर कर दूंगा, मैं तुम्हारी सैलरी को कट कर दूंगा। पर जमशेदजी टाटा ने इसका पूरा का पूरा उल्टा किया। उन्होंने देखा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये मजदूर इतने ज्यादा आलसी होके रखे हैं और फिर उन्होंने सोचा कि इसका तो कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने उन मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया और उन्हें बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। और फिर इसके अलावा इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम को भी लागू किया। अगर किसी भी मजदूर का एक्सीडेंट होता है तो फिर उनके मेडिकल कॉस्ट को कवर किया जाएगा इंश्योरेंस के थ्रू कंपनी से। और फिर इसके अलावा भी इन्होंने उन मजदूरों के लिए फैमिली डेज, स्पोर्ट्स डेज रखे जिससे कि वो मजदूर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम को स्पेंड कर सके। और आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी, उस टाइम पर कंपनियां मजदूरों को मार मार कर काम कराया करती थी। और उस टाइम में जमशेदजी टाटा ने कुछ यूनिक किया था, वो भी मजदूरों के फेवर में। और जब साल 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होता है तो ये जमशेदजी टाटा के बिजनेस के लिए बहुत ही गुड न्यूज थी। और इंग्लैंड अपने कॉटन रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया करता था अमेरिका से, पर जब सिविल वॉर चल रही थी तो फिर सप्लाई बंद हो चुकी थी। तो फिर जमशेदजी टाटा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और इंग्लैंड को इंडिया से कॉटन डबल रेट में सप्लाई करने लगी। और इंग्लैंड के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। और फिर उसके बाद इन्होंने लंदन जाकर अपना एक ऑफिस सेटअप किया जहां पर कि ये काम करने लगे। और फिर 4 साल तक इन्होंने काफी प्रॉफिट कमाया। लेकिन 4 साल बाद जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से आने वाली सप्लाई दोबारा से चालू हो गई, जिससे कि टाटा के बिजनेस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा। और जो बिजनेस डबल प्रॉफिट में जा रहा था वही बिजनेस लॉसेस में जाने लगा। इन्वेस्टर्स अपना रिटर्न मांगने लगे, हमें रिटर्न दो, हमने जो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। और जमशेदजी टाटा सभी इन्वेस्टर्स को समझाने लगे कि डरो मत, उन्हें उनका रिटर्न जरूर मिलेगा। बस जमशेदजी टाटा ने इन्वेस्टर्स से थोड़ा सा टाइम मांगा और इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी को समझा और उनके ऊपर विश्वास किया। लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा कि जमशेदजी टाटा को 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करना होगा, भले ही वो उस कंपनी के मालिक है। और अगर देखा जाए तो ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए काफी बेइज्जती वाली बात होती है कि वो एक बिजनेस ऑनर होकर मंथली सैलरी पर काम करे एक एम्प्लॉय की तरह। पर जमशेदजी टाटा इस पर भी राजी थे और ये दिखाता है कि जमशेदजी टाटा अपने बिजनेस को लेकर कितने ज्यादा ऑनेस्ट और कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे। और एक कमाल की बात यह है कि जब जमशेदजी टाटा के पिता नफरवान टाटा का कॉटन का बिजनेस सही नहीं चल रहा था तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा मांग रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने घर को बेचकर इन्वेस्टर्स को उनका पैसा दिया था। और इससे ये बात साबित होती है कि नफरवान टाटा और जमशेदजी टाटा दोनों लोगों ने अपने बिजनेस और रेपुटेशन को बचा लिया अपनी काबिलियत के दम पर। जमशेदजी टाटा के कुछ सपने थे जो कि उनके जीवित रहते पूरे नहीं हो पाए थे, बस उनकी नींव ही रखी गई थी। इसमें से एक प्रोजेक्ट है टाटा स्टील, जो कि उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके इस सपने को पूरा किया था। और साल 1912 तक टाटा का प्लांट कंप्लीट भी हो चुका था और प्रोडक्शन भी चालू हो चुकी थी। और इसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1914 में और फिर ब्रिटिश एम्पायर को जरूरत होती है स्टील की। तो फिर ऐसे में टाटा स्टील सबसे बड़ा सप्लायर बन जाता है और टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश टैंक्स बनाने के लिए, ब्रिटिश हथियार बनाने के लिए। और उस टाइम का एक काफी फेमस डायलॉग था जो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन द्वारा कहा गया था, टाटा स्टील सेव्ड अस, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। इनके स्टील की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि जब बम्स भी गिरते हैं स्टील पर तो इनका कुछ नहीं होता। और उनके इस टैंक्स की वजह से ब्रिटिश ने इस वर्ल्ड वॉर को जीता था। और फिर ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर को जीतने के बाद जब इंडिया आते हैं तो फिर वो टाटा स्टील के प्लांट पर जाते हैं और कहते हैं तुमने इतना बढ़िया काम किया है तो फिर इस गाँव का नाम साक्षी विलेज नहीं रहना चाहिए बल्कि यहाँ का नाम जमशेदपुर रहना चाहिए।
और जो कि ये जमशेदपुर नाम जमशेद जी टाटा के नाम पर ही रखा गया था। और जमशेद जी टाटा के बेटे दोराब जी टाटा ने टाटा कंपनी की एक्टिविटी को संभाला था 1938 तक, और फिर उसके बाद उनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिन्हें की शॉर्ट में JRD टाटा भी कहा जाता है। और वो फ्रांस में एक पायलट भी थे और इन्हें काफी ज्यादा पैशन था फ्लाइंग का, इसीलिए इन्होंने टाटा एयरलाइंस को भी स्टार्ट किया। और फिर जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये फैसला लिया कि भारत में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है उनका नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी कि उन बिजनेसेस को गवर्नमेंट हैंडल करेगी। और टाटा एयरलाइंस को गवर्नमेंट ने ले लिया, पर टाटा का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव है, बिजनेस अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि देश के फायदे के लिए होना चाहिए। और फिर इतने सालों बाद रतन टाटा जी ने इस पूरे चक्कर को वापस घुमाया और टाटा एयरलाइंस यानी कि एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप के अंडर कर लिया। और ब्रिटिश राज में जो ये हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी वो हम इंडियंस के लिए नहीं हुआ करती थी, और ये 1924 में जाकर हम भारतीयों के लिए चालू हुई कि अब भारत भी IAS बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंग्लैंड जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पर उसके लिए भी पैसा किसी के पास नहीं था। तो फिर दोराब जी टाटा ने इसको भी स्पॉन्सर किया और उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। और एक टाइम पर इंडिया में जितने भी IAS थे उसमें से 20% IAS को दोराब जी टाटा ने फंड देकर पढ़वाया था। और 1968 में JRD टाटा ने TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को स्टार्ट किया था, जो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस को प्रोवाइड करवाती है। और आज के टाइम पर TCS इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। और 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली थी, पर देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वीक थी। बाकी इंडस्ट्रियों की तरह ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी इंटरनेशनल ब्रांड पर ही डिपेंड थी, यानी कि इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था और एक्सपोर्ट ना के बराबर था। और हाई प्राइस की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट आम आदमी के बजट से तो बाहर ही था। और फिर इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि जवाहरलाल नेहरू JRD टाटा को इसके लिए अप्रोच करते हैं और एक इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर तभी लक्ष्मी नाम से इंस्पायर होकर लक्ष्मी की शुरुआत हुई। और दोराब जी टाटा अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने वैलेंटाइन डे पर उन्होंने अपनी वाइफ को एक ऐसा डायमंड गिफ्ट दिया जो कि कोहिनूर से दुगना महंगा था। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टाटा स्टील काफी ज्यादा लॉसेस में थी और बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाने के लिए दोराब जी टाटा ने अपनी वाइफ की ज्वेलरी और उस डायमंड को भी गिरवी रख दिया था। और अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ की कैंसर से डेथ हो जाती है। तो फिर दोराब जी टाटा ने अपनी वाइफ को हमेशा याद रखने के लिए कैंसर पीड़ितों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया, जो कि आज भी 70% कैंसर पीड़ितों का इलाज फ्री में करती है। तो फिर एक टाइम ऐसा था जबकि टाटा मोटर्स काफी ज्यादा लॉसेस में जा रही थी, तो फिर रतन टाटा US पहुंचे और फिर उन्होंने फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगी। तो फिर फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने रतन टाटा सर से कहा, हम आपकी कंपनी को खरीद कर आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, और जब आपको गाड़ियां बनानी आती ही नहीं तो फिर आप बनाते क्यों हो। और फिर ये बात रतन टाटा जी को काफी ज्यादा खराब लगी, लेकिन उन्होंने इसका उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया और फिर वहां से चले आए। और फिर अपने सक्सेस से उन्हें जवाब दिया। और फिर कुछ सालों बाद सिचुएशन पूरी की पूरी उल्टी हो गई। इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में जा रही थी और फिर उसे बचाने के लिए रतन टाटा वहां पहुंचे और जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया टाटा ग्रुप के अंदर। और ऐसा कहा जाता है कि नवंबर 2003 में रतन टाटा सर जी रास्ते से कहीं जा रहे थे, एक फैमिली स्कूटर पे ट्रेवल कर रही है जिसमें कि 4 लोग फंसकर बैठे हुए हैं। और फिर उस टाइम बारिश भी हो रही थी और वो फैमिली काफी मुश्किल से इस सिचुएशन को मैनेज कर रही थी। और फिर उसके 5 साल बाद ही रतन टाटा सर ने नैनो को मार्केट में लॉन्च कर दिया। और फिर टाटा नैनो को लॉन्च करते हुए उन्होंने इस कहानी को सभी लोगों को सुनाया। और भले ही ये गाड़ी मार्केट में चल नहीं पाई, पर रतन टाटा सर जी ने मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया था। और फिर इस गाड़ी में चीप कार होने का टैग लग गया था कि ये गाड़ी तो सिर्फ 1 लाख रुपए में मिलती है, जिसकी वजह से टाटा नैनो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई और ये कार बंद हो गई। और आपको पता है आज भी रतन टाटा सर जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से 66% वो डोनेट करते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऐसी ही और भी काफी जगह। तो फिर दोस्तों टाटा कंपनी से रिलेटेड कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज, कुछ टैक्स आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।